देश में 91 दिनों बाद कोरोना के 50,000 से कम मामले मिले हैं। बीते 24 घंटे में देश भर में 42,640 नए केस मिले, जबकि 81,839 मरीज कोरोना की जंग जीतकर अपने घरों को लौटे हैं। देश भर में अब कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े घटकर 6,82,000 हो गए हैं। बीते एक दिन में देश में 1167 मरीजों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा बढ़कर 3,89,302 हो गया। कोरोना पर श्वेत पत्र जारी कर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साध दिया है। कहा कि मार्केटिंग का नतीजा भुगत रहा है देश। पीएम के आंसू नहीं मिट पाएंगे अपने होने वालों के आंसू। देश में मुफ्त वैक्सीनेशन महाअभियान के पहले ये दिन टूटा रिकॉर्ड। एक दिन में 85 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। एमपी में वैक्सीनेशन अभियान का दूसरा दिन। अभियान के पहले दिन एमपी में देश में रिकॉर्ड बनाया गया है। प्रदेश में टारगेट से करीब 160% से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया। पहले दिन प्रदेश में 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाए जाने का टारगेट रखा गया, लेकिन रात 10 बजे तक प्रदेश में करीब 7,000 केंद्रों पर लगभग 16,73,858 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। प्रदेश में सबसे ज्यादा इंदौर में टीके लगाए गए। उत्तर प्रदेश में प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन खंडवा ने किया है। यहाँ पर टारगेट से करीब 2 गुना लोगों को टीका लगाया गया। यहाँ 15,000 लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य था, लेकिन 31,132 लोगों को टीका लगाया गया, जो तय लक्ष्य का करीब 190%। रतलाम में भी वैक्सीनेशन महाअभियान पर रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है। जिले में वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पार कर लिया गया है। इस दौरान जन अभियान परिषद से जुड़े वॉलंटियर्स ने भी अलग अलग सेंटर्स पर जाकर वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे लोगों के लिए तालियां बजाई हैं और दूसरों का हौसला भी बढ़ाया है। बता दें कि वहीं वॉलंटियर्स हैं जो कि कोरोना के पीक वक्त में पुलिस के साथ सड़कों पर खड़े होकर लोगों को समझाइश दे रहे थे और जागरूक कर रहे थे। बता दें कि रतलाम में 30,000 का लक्ष्य रखा गया, जिसे पार करके 39,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। वैक्सीनेशन महाअभियान के दौरान उज्जैन में टीका लगाने पहुंचे 67 वर्षीय बुजुर्ग को देखकर लोगों ने उनके जज्बे को सलाम किया है। बुजुर्ग के दोनों हाथ नहीं हैं। काम के दौरान करंट लगने से उन्होंने अपने दोनों हाथ खो दिए। बुजुर्ग एमपीईबी के रिटायर्ड कर्मचारी हैं। वायरल हो रहे वीडियो में वो निडरता से टीका लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर उन लोगों के लिए मिसाल कायम करेगी जो कि टीका लगाने से डर रहे हैं या फिर किसी भ्रम की स्थिति में। आज शिवराज कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें प्रदेश में कोरोना संक्रमण और वैक्सीनेशन अभियान पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि आज की बैठक में सीएम राइस स्कूल के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। इसके तहत 3 चरणों में 9,200 स्कूल तैयार किए जाने हैं। इसमें छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं, जेईई, नीट, लैब समेत खेलों की कोचिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। भोपाल में आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। कैबिनेट की बैठक में बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए खोले जा रहे सीएम राइस स्कूल के बजट को कैबिनेट की मंजूरी भी मिलेगी। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत सीएम राइजिंग स्कूल खोले जा रहे हैं। ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा है कि हर 15 किलोमीटर में एक सीएम राइस स्कूल होगा। उन्होंने कहा कि बच्चों की बेहतर पढ़ाई से जहां बेहतर भविष्य होगा, तो वहीं प्रदेश भी हाईटेक बनेगा। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के गौमूत्र पर पत्र भेजे जाने का साध्वी प्रज्ञा सिंह ने जवाब दिया है। उनका कहना है कि वो सन्यासी हैं और उनका अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं। साध्वी प्रज्ञा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अगर उन्हें नियमों में विश्वास नहीं है तो वो घोषणा करें कि वो हिंदू नहीं है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने गौमूत्र पीने की बात कही थी, जिसके बाद पीसी शर्मा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को गौमूत्र और पत्र भेजा था। मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों में ग्वालियर का नाम बदलने की मांग उठ रही है और इस मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह का कहना है कि यदि क्रांतिकारियों और वीरों के नाम पर शहर का नाम रखा जाता है तो उससे कोई बुराई नहीं है। यदि इतिहास गलत है तो उसे बदला भी जा सकता है। भूपेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में अब 2 टाइगर रिजर्व बसने जा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने अचांग कुमार टाइगर रिजर्व में 26 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का तोहफा दिया है। इसके तहत रिजर्व में विभिन्न निर्माण कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा सरकार ने गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तपोट पिंगला अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। इन दोनों अभ्यारण्य का कोर जोन 2049 वर्ग किलोमीटर इलाके में और बफर जोन 780 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार जिलों में विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री आज 16 जिलों में 238 करोड़ 56,86,658 रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। ये कार्य जल जीवन मिशन के तहत किए जाने हैं। कांकेर में 47 करोड़ और बेमेतरा में 7 करोड़ 98 लाख रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में सीएम आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में नर्सिंग स्टूडेंट की अप्रैल महीने में प्रस्तावित परीक्षा अब 6 जुलाई से शुरू होगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया है। परीक्षा का आयोजन ऑफलाइन मोड में होगा। परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही कोविड गाइडलाइन का ध्यान भी रखा जाएगा। परीक्षा के दौरान सैनिटाइज करना और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय ने अप्रैल में परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया था, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से टाल दिया गया है। एमपी के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह लगातार लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। विभिन्न इलाकों में विभाग के कार्यों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंत्री प्रद्युम्न सिंह अचानक ही राजधानी भोपाल के विद्यानगर इलाके में पहुंचे। ऊर्जा मंत्री ने होशंगाबाद रोड के दफ्तर का निरीक्षण भी किया। इस दौरान दफ्तर में अव्यवस्थाएं देखकर मंत्री जी भड़क गए और लापरवाही बरतने वाले विद्युत कर्मचारी को फटकार लगाई। इस दौरान उन्होंने लाइट ट्रिपिंग की शिकायत पर पेड़ों की छटनी भी की। इनके कोविड प्रभारी मंत्री और नगरीय प्रशासन विभाग के राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया का गुस्सा आशा कार्यकर्ताओं पर फूटा है। मंत्री के घर का घेराव करने पहुंचे आशा कार्यकर्ताओं को ओपीएस भदौरिया ने 24 घंटों में काम पर न लौटने पर नौकरी से निकलवाने की धमकी दे डाली। हालांकि मीडिया से बातचीत के दौरान ओपीएस भदौरिया ने कहा है कि आशा कार्यकर्ताओं की बात ऊपर तक पहुंचा दी गई है। जल्दी ही समस्या का निजात हो जाएगा। बता दें कि सरकारी कर्मचारी घोषित किए जाने और पिछले वेतन का भुगतान समेत अपनी मांगों को लेकर 1 जून से आशा कार्यकर्ता और उषा सहयोगिनी संघ की कार्यकर्ता धरने पर बैठी हैं। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने मंडला में नक्सलियों के नक्सलियों के विस्तार को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि मंडला के बहुत क्षेत्रों में नक्सलियों का पहले बड़ा प्रभाव था, जो कि बीच में खत्म हो गया है, लेकिन जैसे छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में दबाव बढ़ा तो नक्सली मंडला जिले का रुख कर रहे हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा है कि नक्सल समस्या से निपटने के लिए हमें सावधान रहना चाहिए। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने मंडला में सीआरपीएफ के कार्यक्रम में ये बातें कही। बलरामपुर जिले की चांदो पुलिस ने नक्सली सहयोगी पति पत्नी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोप है कि दोनों ने लाल सलाम लिखकर एक वसूली का लेटर वनोपज सहकारी समिति के प्रबंधक को दिया था। लेटर में 2 लाख रुपए की डिमांड भी की गई थी। पुलिस को भी अपनी जांच में इस बात के सबूत मिले हैं कि दोनों नक्सलियों का सहयोग करते हैं। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। बलरामपुर जिले में तालाब में पेड़ से बांधकर 8 लोगों को पीटने के मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल चीरा गांव में तालाब से मछली चोरी के आरोप में गांव के ही कुछ दबंगों ने पंडू जनजाति के 8 लोगों को पेड़ से बांधकर बेल्ट और डंडों से पीटा था। इतना ही नहीं, आरोपी ने पंचायत लगाकर सभी पीड़ितों पर 35-35 हजार का जुर्माना भी लगाया था, जिसके बाद से ग्रामीण डरे हुए थे। पीड़ितों का आरोप है कि दबंगों ने घटना के बारे में किसी से चर्चा करने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। कबीरधाम जिले के 90 सहकारी समितियों में कार्य करने वाले प्रबंधक और कर्मचारियों ने समितियों में रखे धान का परिवहन नहीं होने से सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। इनकी संख्या करीब 400 है। उन्होंने बताया कि 6 महीने से धान का परिवहन नहीं हुआ है, जिससे धान खराब हो रहा है। चोरी होने के मामले भी सामने आ रहे हैं। इन तमाम अव्यवस्थाओं का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। नाराज समिति प्रबंधक और कर्मचारी जिले के रजिस्ट्रार और उपपंजीयक सहकारी समितियों के दफ्तर पहुंचे, वहां पर अपना सामूहिक इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा है कि आप समितियों के ताले नहीं खुलेंगे। भोपाल में नाबालिगों के बिना कपड़ों के परेड कराने के मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। दरअसल भोपाल में नाबालिगों से बिना कपड़ों के उठक बैठक कराने और परेड निकालने का मामला सामने आया था। बताया जा रहा है कि भोपाल के बड़े तालाब में कुछ नाबालिग स्विमिंग कर रहे थे और इस दौरान पुलिस ने बच्चों के कपड़े जब्त कर लिए। आरोप है कि इसके बाद नाबालिगों से न केवल उठक बैठक कराया गया, बल्कि बिना कपड़ों के उनका जुलूस भी निकाला गया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद अब अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए। छिंदवाड़ा में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर नवजात को जन्म के बाद उसे पत्थरों के बीच छोड़ दिया गया। वहां से गुजरने वाले लोगों को बच्चे का सिर दिखाई दिया, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर स्थानीय डॉक्टर पहुंचे और बच्चे के स्वास्थ्य की जांच कर उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया।
मुरैना के सबलगढ़ थाना प्रभारी को लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी ने ऋषिकेश गोस्वामी नाम के शख्स की बिना नंबर प्लेट के नई बाइक पकड़ ली थी। आरोप है कि टीआई नरेंद्र शर्मा ने बाइक छोड़ने के एवज में 30,000 रुपए की मांग की थी, जिससे ऋषिकेश ने लोकायुक्त से शिकायत भी की। प्लान के मुताबिक जैसे ऋषिकेश ने पैसे दिए, लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों धर दबोचा। लोकायुक्त की टीम आगे की कार्रवाई कर रही है। आरोप ये भी है कि टीआई पहले 15,000 रुपए ले चुका था। कल जैसे ही नौकर के जरिए 7,000 रुपए लिए हैं, लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ लिया। रतलाम के वेद व्यास कॉलोनी में चाकूबाजी की घटना, चाकू लगने से एक शख्स घायल, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। भिंड में भरौली थाना क्षेत्र के गोरम गांव में अवैध खनन से बने गड्ढे में डूबकर बच्चे की मौत हो गई है। 14 साल का अंकित 2 दोस्तों के साथ सिंध नदी में नहाने के लिए गया था। इसी दौरान गहरे गड्ढे में डूबने लग गया तो उसके दोनों दोस्त गांव पहुंचकर घटना की जानकारी देने पहुंचे। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद शव को निकाला जा सका है। बताया जा रहा है कि घटना के समय भी नदी में अवैध खनन का काम चल रहा था, लेकिन पुलिस और ग्रामीणों के आने से पहले ही पोकलीन मशीन लेकर ग्रामीण वहां पर थे, लेकिन माफिया फरार हो गए। रेत भरने वाले ट्रक मौके से दिखाई दिए। नारायणपुर के अबूझ मार्ग को विकास से जोड़ने की मुहिम रंग लाई है। नक्सली चुनौती के बीच इलाके में पक्की सड़क बनकर तैयार हो गई है। अबूझ मार्ग को जोड़ने वाली नारायणपुर से ओरछा, नारायणपुर से सोनपुर और नारायणपुर से कोडला की पक्की सड़कें बनकर तैयार हैं। कलेक्टर ने बताया है कि इस दौरान नक्सलियों ने कई बार आगजनी विस्फोट कर जवानों को निशाना बनाया है, लेकिन जवानों का हौसला कम नहीं हुआ और वो लगातार डटे रहे, जिसके चलते आज इन मार्गों में पक्की सड़क बनकर तैयार हो गई है, जो कि इन इलाकों में विकास की गंगा बहाने में अहम योगदान देगी। नारायणपुर जिले में अबूझ मार्ग में ग्रामीणों के कमाने का प्रमुख साधन वनोपज है। फूल झाड़ू महिला समूह की आय का भी प्रमुख साधन बन गया है। फूल झाड़ू की मांग बस्तर से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक है। फूल झाड़ू की खरीदी अबूझ मार्ग के ओरछा में महिला समूह करती हैं, फिर उन्हें नारायणपुर के महिला समूह इसे खरीदती भी हैं और फूल झाड़ू को सफाई के लायक बनाती हैं, फिर इसे बाजार में बिक्री के लिए लाया जाता है और इन सब के बीच महिला समूह को इनका मेहनताना इतना मिल जाता है कि उनका गुजर बसर हो सके। रायसेन के दीवानगंज में कर्क रेखा स्थल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ 21 जून को सूरज की किरणें कर्क रेखा पर 90 डिग्री को कोण में सीधी पड़ती हैं। अगर कोई शख्स कर्क रेखा पर खड़ा होता है तो उसे अपनी परछाई भी नहीं दिखती। हर साल दीवानगंज में लोगों की भीड़ लगती है। यहाँ पर आए लोग अपनी परछाई जाते हुए देखते हैं। हालांकि इस साल कोरोना को देखते हुए कर्क रेखा स्थल पर ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिली, लेकिन यहाँ जो भी आता है सेल्फी लेना भूलता नहीं है।